हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 to 13 हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे। तो जो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। यह स्टार्ट किया गया था आपको एडुटेरिया का जो 7500 प्लस MCQ बुक आया था सामान्य अध्ययन का, उससे हम लोग स्टार्ट किए थे, जो आपको NCERT बेस पर आधारित है, जिसमें आपको एक प्रैक्टिस सेट में 50 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जिसका क्वेश्चन कराया जाता है फुल डिस्क के साथ। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग अच्छे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का फर्स्ट क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के निम्नलिखित संगठनों निकायों में से कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय है। तो संवैधानिक निकाय हो आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो है यह एक संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। पहला कथन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन है, तो यह गलत है। दूसरा है कि भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है, तो दूसरा कथन जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, केवल दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया मौलिक अधिकार, ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता, USSR से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत के न्यायपालिका द्वारा रीट जारी करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो रीट जारी करने का जो प्रावधान है ये लिया गया है ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रस्तावना की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अनुच्छेद 348। अनुच्छेद 346 में कहा गया है कि राज्य और केंद्र सरकारों के बीच एक समस्त जो है वो कार्य एक दूसरे के बीच होगा। अनुच्छेद 345 में कहा गया किसी राज्य की राज्य भाषाओं के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 347 में कहा गया कि यह कानून के किसी महत्वपूर्ण सवाल से जुड़े संदर्भ को स्पष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। तो भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है, यह कहा गया अनुच्छेद 393 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अनुच्छेद 395 में कहा गया कि भारत में लागू कुछ अधिनियम को निरस्त करने के लिए कानून रूपरेखा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से नदियों पर विचार करना है और बताना है इसमें कि कौन सी नदियां पूर्वी घाटी से निकलती हैं। तो पूर्वी घाटी से निकलने वाली नदियां जो कौन कौन सा है, तो आपका नागवली है और वंशधारा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 2 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रति चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो प्रति चक्रवात जो है वो इसके केंद्र वायुदाब ऊंचे होता है केंद्र में। ठीक है, इसके केंद्र में वायुदाब ऊंचे होता है। दूसरा है कि इसमें हवा की दिशा केंद्र के परिधि की ओर होता है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि भूमध्य रेखीय भागों में इसका पूर्णतः अभाव रहता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इनमें सभी जो है वो कथन क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि महासागर की भूप्रपट्टी में मुख्य रूप से किसका बहुलता पाया जाता है। तो महासागर की भूप्रपट्टी में बहुलता पाया जाता है वो है आपका सिल्क और मैग्नीशियम का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। पहला कथन है कि पृथ्वी के ऊपरी परत पे भूप्रपट्टी कहते हैं जिसकी मोटाई गहराई 35 किलोमीटर है, तो ये पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि समुद्र तल पर भूप्रपट्टी की मोटाई 5 किलोमीटर है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि भूप्रपट्टी के नीचे मेटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से सभी कथन क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एहोल शिलालेख से संबंध निम्न में से कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला कथन दिया गया है कि यह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, तो ये सही है। दूसरा है कि इसमें पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन की पराजय का उल्लेख है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि इससे रवि कृति लिखा गया था, तो ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, यह ब्राह्मी लिपि में नहीं लिखा गया था। यह पुलकेशी द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन की पराजय का उल्लेख है, तो ये सही है दूसरा। और तीसरा है कि इसे रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। दूसरा और तीसरा कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 है कि गियक और कियारी नामक नवपाषाण स्थल कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? तो 31 अक्टूबर 2019 को बना था। नागालैंड एक राज्य कब बना था? तो 1 दिसंबर 1963 को। उड़ीसा राज्य का गठन हुआ था कब? तो 1 अप्रैल 1936 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में नीलोपिट्टू शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका सार्वजनिक अभिलेखों के रख रखाव के लिए नीलोपिट्टू शब्द का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, ये बताना है। पुस्तक और उसके लेखक, पहला किताब, ठीक है, किताब उल रेहला इनमतुत्ता, तो ये पहला सही है। दूसरा है तुगलकनामा जियाउद्दीन, तो ये गलत है। तीसरा है कि शाहनामा फिरदौसी, तो ये सही है। चौथा है कि तहकीक हिंद, ठीक है, अबू बकर, तो ये जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो सिकंदर के साथ भारत नहीं आने वाला था डाइमेकस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अरिस्टोबुलस, निरियाकस और अनिसिक्रेटस, ये तीनों जो था वो सिकंदर के साथ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था आपका संकिंसा स्तंभ पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात मराठा पेशवा कौन बना था? तो पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठा पेशवा बना था माधवराव प्रथम। पानीपत का तीसरा युद्ध कब होता है? तो 14 जनवरी 1761 को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था वो है आपका अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो था वो अकबर के दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक होता है? तो 7 सितंबर 1931 से लेकर के, ठीक है, 1 दिसंबर 1931 तक होता है। और इसके अध्यक्षता करते हैं रमेश मैकडोनाल्ड, जो यूके के प्रधानमंत्री थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दमन के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? ठीक है, तो ये जो दिया गया मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी, तो ये क्रम जो है वो सही है। 1857 का विद्रोह जो स्टार्ट हुआ था वो मेरठ से हुआ था। कब? तो 10 मई 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के से उत्पन्न दंगे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न जो दंगे थे वो सबसे व्यापक क्षेत्र था बिहार और संयुक्त प्रांत। ठीक है, कब हुआ था? तो हुआ था 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था स्टार्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 1 और 4, ठीक है, बिहार और संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया था? तो हिंदू कोड बिल का विरोध किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। हिंदू कोड बिल कब आया था? तो आया था आपका 5 फरवरी 1951 में आया था और इसका विरोध किया था राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था? तो मुख्य कारण था अंग्रेजी द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिया गया कुछ को सही उत्तर चयन करना है। ठीक है, लॉर्ड हंटर आयोग जो था इसका स्थापना कब होता है? तो 1882 में। सैंडलर आयोग की स्थापना होता है 1917 में। वुड का जो घोषणा पत्र था, ठीक है, वो था आपका 1854 में। और सार्जेंट आयोग जो था ये बना था कब? तो 1944 में बना था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 1 2 4। ठीक है, 3 1 2 उसके बाद 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले कहकर उपहास किया था? तो ये क्या था आपका? लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है, लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस जो है एक अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था 1884 से लेकर के 1888 तक। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था 1899 से 1905 तक। लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल था 1905 से लेकर के 1910 तक। और लॉर्ड लैंसडाउन का कार्यकाल था 1888 से 1893 तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है क्या? तो विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है सौर सेल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। सौर सेल जो है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है? तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है जल चक्र में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड की वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो त्वरण जब ऋणात्मक होगा तो पिंड का जो वेग होगा वो क्या होगा? तो घटेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किसी कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं का मुख्य स्थल क्या होता है? तो किसी भी कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का जो मुख्य स्थल होता है कोशिका द्रव्य होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? तो रेनिन का जो स्राव होता है वो होता है जठर ग्रंथि से, और रेनिन जो है ये दूध का पाचन करता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, दूध का पाचन करता है रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की श्वास नली में होती है क्या? तो मनुष्य के श्वास नली में ओ आकार की उपस्थिति होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि क्रमिक पोषक स्तर में विषाक्त पदार्थ की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है क्या? तो क्रमिक पोषक स्तर में विषाक्त पदार्थ की सांद्रता के वृद्धि को जैव आवर्धन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रत्येक जबड़े में अग्रचवर्णक की संख्या कितनी होती है? तो अग्रचवर्णक की संख्या होती है 4 जोड़ी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकृत निम्नलिखित में से किसे संश्लेषित करता है? तो यकृत जो है यह संश्लेषित करता है यूरिया को। ठीक है, यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न लिया गया है कि पीनियल ग्रंथि का स्रावित कहाँ से होता है? तो पीनियल ग्रंथि जो है यह स्रावित होता है मेलाटोनिन। ठीक है, पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन एंजाइम स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कि दालों में प्रोटीन की प्रचुरता होती है, तो यह सही है। दूसरा है कि दूध में विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि अनाज कार्बोहाइड्रेट के अत्यंत अल्प स्रोत है, तो ये गलत है। चौथा है कि सब्जियां खनिज का समृद्ध स्रोत है, तो यह जो है वो सही है। इसमें गलत चुनना था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अनाज में कार्बोहाइड्रेट के अत्यंत अल्प स्रोत होती है, नहीं बहुत ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि एसिटिलीन गैस को लाल तप तांबे की नली में प्रवाहित करने पर किस कार्बनिक तत्व का निर्माण होता है? तो होता है आपका बेंजीन का निर्माण होता है। ठीक है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुला का उपयोग कंघियों के निर्माण में, विद्युत स्विच, बर्तन में हाथे और कंप्यूटर युक्तियों बनाने में किया जाता है? यह किया जाता है आपका बैकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जाता है किसके द्वारा? तो आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध क्या है? तो जीवन संघर्ष से योग्यतम की उत्तरजीविता का जो संबंध है वो आपका डार्विनवाद से है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? तो भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान जो थे वो थे आपका अजित वाडेकर थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम जनजातीय भाषा कौन सी है जिसमें अपना विकिपीडिया संस्करण प्राप्त किया है? तो वह आपका संथाली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सा शहर मंदिरों की अधिकता में कारण द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ठीक है, कौन सा शहर है मंदिरों की अधिकता के कारण द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो आपका भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न लिया गया है कि आज़ादी की दीवाने संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आज़ादी के दीवाने संग्रहालय स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। दिल्ली को भारत का राजधानी कब बनाया गया था? 1911 में। ठीक है, प्रस्तावित था, और 12 में जो था ये बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जावरा जनजाति का निवास स्थल कहाँ है? तो जारवा जनजाति का निवास स्थल है अंडमान निकोबार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था किससे? तो प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का जो संपर्क था वो जावर सुमात्रा से था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट और सूची 2 को मिलान करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा विलुप्त प्राय जनजाति जो है किससे है? तो आपका लॉयन टेल मैकेके।
असुरक्षित प्रजाति किससे संबंधित है, तो ये आपका ठीक है नीली भेड़ से। उसके बाद आपका दुर्लभ प्रजाति संबंधित है किससे, यह संबंधित है आपका ठीक है दुर्लभ प्रजाति जो है संबंधित है आपका मरुस्थलीय भेड़ और हॉर्नबिल से। चौथा विलुप्त प्रजाति ये संबंधित है गुलाबी सिर वाली बतख से। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। विलुप्त प्राय प्रजाति संबंधित है लॉयल टेबल मैकेक, ठीक है मैकेक से। दूसरा असुरक्षित प्रजाति संबंधित है नील भेड़ से, नीली भेड़ से। तीसरा है कि दुर्लभ प्रजाति संबंधित है मरुस्थलीय भेड़ और हॉर्नबिल से। चौथा है कि विलुप्त प्रजाति संबंधित है गुलाबी सिर वाली बतख से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 3, 2, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो निर्भर नहीं करता उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय शून्य हो जाएगा। ठीक है, जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है, तो रोकता है आपका उपभोग रोकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। दिया गया है कि अर्थशास्त्र कला और विज्ञान के रूप में एक दूसरे का पूरक है, तो यह कथन किसका है, यह कथन जो है वो कोसा का है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह हम लोग सेट नंबर 14 जो था इस वीडियो में समाप्त कर लिए हैं, जो आपको 50 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जी इसका क्वेश्चन कराया गया है फुल डिस्कशन के साथ। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहां से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।